my presentation is outliers. Today we are going to discuss what is an outlier, causes of outlier, why it is needed to detect an outlier, methods of detection, and what are the parameters that are affected from the outlier. So first of all, we see what is an outlier. A value that lies outside most of the other values in a set of data is known as outlier. वो वैल्यू जो आउटसाइड लाई करेगी डेटा पॉइंट्स में उसको हम आउटलायर कहते हैं. नाउ व्हाट डज दिस वर्ड लाइज आउटसाइड मीन? दिस मीन वो जो वैल्यू है वो अदर ऑब्जर्वेशन से सिग्निफिकेंटली या तो डिफरेंट होगी या उन वैल्यू से फार लाई कर रही होगी, तो हम उस वैल्यू को कहेंगे कि वो वैल्यू जो है वो आउटसाइड लाई कर रही है, एंड वी कॉल्ड इट एज outlier. In other words, we can also see that the value that is deviate so much from the other observation is also known as outlier. वो वैल्यू जो deviate कर जाएगी दूसरी observation से उसको भी हम outlier कहेंगे. If we see in this example, it consists of data points and these are close to each other, but this is significantly different and far apart from these values, so we can say that this is an outlier. और अगर हम इस एग्जांपल में देखें, it also consists of data points and all the data points are close to each other, but the value 3 and 85 are significantly different from these data points, so we can say that these two are outliers. But in this case, not only we see that what are an outlier, we also see that the outlier may be extremely very low और इट मे बी एक्सट्रीम अंदर, और वो जो है वो एक साइंटिफिक रिसर्च की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा होता है. नाउ व्हाई इट इज़ नीडेड टू डिटेक्ट एन आउटलायर. सो आउटलायर को डिटेक्ट करने की वजह जो है उसको उसका डिसीजन मेकिंग है, यानी कि हम आउटलायर को डिटेक्ट करते हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग वेदर टू ओमिट इट और टू रिटेन इट इन द डेटा. किसी भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि उसमें आउटलायर है या नहीं, और उसके बाद कि हमने उस आउटलायर को डेटा के अंदर रखना है या फिर उसको ओमिट कर देना है डेटा के अंदर. तो हम देख चुके हैं कि अगर सिस्टमेटिक एरर आउटलायर की वजह बनता है तो हमने उसको ओमिट कर देना है डेटा के अंदर से, क्योंकि वो रॉन्ग कंक्लूजन की तरफ हमें लेके जा रहा है. लेकिन अगर रीज़न कोई भी एरर नहीं है और वो नेचुरल ट्रूथ है कि रिजल्ट सरप्राइजिंग आ रहे हैं या सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, तो उस केस में हम आउटलायर्स को डेटा के अंदर से ओमिट नहीं करते हैं, हम उसको डेटा के अंदर से रिटेन करते हैं, क्योंकि इस केस में वो हमें एक नई इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हमें सरप्राइजिंग रिजल्ट दे रहा है, या फिर वो हमें एक साइंटिफिक रिसर्च की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है. एंड आफ्टर डिसाइडिंग दैट वेदर टू ओमिट इट or whether to retain it in the data, we will perform or carry out the statistical calculation. Now, what are the causes of outlier? If we see the causes, these all causes are related to the errors. अब इस सब में जो है वो एरर्स आ जाते हैं. वो डेटा एंट्री एरर आ गया, मेजरमेंट एरर आ गया, एक्सपेरिमेंटल एरर, डेटा प्रोसेसिंग एरर, सैम्पलिंग एरर. दीज ऑल विल लेड टू द नेगेटिव आउटलायर विच विल लेड टू द रॉन्ग कंक्लूजन. फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा एंट्री एरर की एग्जांपल देखें तो सपोज भी है डेटा पॉइंट्स और उसमें 1000 है और हम डेटा एंट्री के वक्त 1000 की जगह 100 पुट कर देते हैं, तो उससे हमारे पास जो रिजल्ट है वो टोटली डिफरेंट आ जाएगा और रॉन्ग कंक्लूजन हो जाएगी. इस वजह से अगर कोई आउटलायर एरर की वजह से डेटा पॉइंट्स में आ जाता है, इन सब में से किसी भी एरर की वजह से, तो उस आउटलायर को हम ओमिट कर देते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि अगर हमने 1000 की जगह 100 पुट कर दिया इस डेटा एंट्री एरर की वजह से कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाती है. बट इन सम केसेस there are some outliers which will lead to the positive results. यानी कि अगर आउटलायर की वजह कोई भी एरर नहीं है और आउटलायर सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रहा है, तो उस आउटलायर को हम ओमिट नहीं करते हैं डेटा के अंदर, उस आउटलायर को हम रिटेन कर देते हैं डेटा के अंदर. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, सपोज वी हैव 3 फील्ड्स और हमने उनकी जो वो एनुअल यील्ड को कैलकुलेट करना है, तो जो एक फील्ड है उसके अंदर हम न्यू पेस्टिसाइड जो वो यूज़ कर रहे हैं और हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि उससे जो एनुअल यील्ड है वो कितनी आती है, और अगर हम रिजल्ट देखें तो एनुअल यील्ड जब सरप्राइजिंग आ जाती है, यानी कि दूसरी फील्ड के मुकाबले में एनुअल यील्ड जब उसकी और भी ज़्यादा जो अच्छी आ जाती है, तो उस केस में जो है आउटलायर की वजह कोई भी एरर नहीं है, उस केस में हम आउटलायर को ओमिट नहीं करते डेटा के अंदर, उस केस में हम आउटलायर को रिटेन कर देते डेटा के अंदर. नाउ डिटेक्शन ऑफ एन आउटलायर फ्रॉम द ग्राफ एंड द टेबल.
ग्राफ और टेबल से भी हम आउटलायर को इजीली आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं. इफ यू सी इन दिस ग्राफ इट कंसिस्ट ऑफ डेटा पॉइंट्स विच आर क्लोज टू ईच अदर, इट फॉर्म्स द स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, बट दीज टू डेटा पॉइंट्स आर फार फ्रॉम दीज वैल्यूज. सो वी सी दैट those values which are lying far apart from the all the data points which we called outliers. तो हमने इनको इंडिकेट कर दिया कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आउटलायर हैं, क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है और फार लाई कर रही हैं. तो ग्राफ से इजीली ग्राफ और टेबल के बाद हमने डिटेक्शन की मैथडोलॉजीज देखनी है. एज वी नो दैट द एनालिस्ट डू नॉट रिलाई ऑन द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस. एनालिस्ट कभी भी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस पर लाई नहीं करता, उसको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए होती है किसी भी चीज़ को या आउटलायर्स को डेटा में ओमिट करने के लिए डेटा से, या फिर उसको रिटेन करने के लिए उसको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए होती है, एविडेंसेस चाहिए होते हैं. फॉर दैट पर्पज वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, बट हियर वी डिस्कस the Dixon test and the Q test, which is defined as the ratio of the suspect value minus the value closest to it divided by the largest value minus smallest value. अगर इस एग्जांपल में देखें, it consists of data points और 61 67 हमने कहा कि ये outlier है. First of all, we arrange the data into the ascending order and then we apply the Q statistics. और हमने ये फार्मूला जो वो अप्लाई कर दिया. x1 हमने कह दिया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि सस्पेक्ट वैल्यू है, वही वैल्यू जो कि किसी भी एरर की वजह से आ रही होती है, सिस्टमैटिक एरर की वजह से, उसको हम सस्पेक्ट वैल्यू बोलेंगे या आउटलायर बोलेंगे. x2 जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी और x1 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू. अब हम इसको पुट करते हैं और हमारे पास जो है वो आ जाता है 0.455. अगर Q स्टैटिस्टिक्स जो है वो लेस देन Q टेबुलेटेड आ जाए तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है वो आउटलायर नहीं है. ये पॉइंट जो है उसको डेटा के अंदर रिटेन रखना है, उसको हमें डेटा के अंदर से नहीं करना. बट इफ़ the Q statistics is greater than the Q tabulated, so we can say that that point is regarded as an outlier and we omit that point from the data and then perform the statistical calculations. And here we see that Q tabulated is 0.568 and this one is 0.455. So in this case we see that Q statistics is less than the Q critical. So in this case we see that this is not an outlier at 95% level of significance. Another way of finding the outlier is from the set of data consist of the various points. इसको भी हमने first of all arrange कर देना and then we find the median of that data. Median को हम Q2 से indicate करते हैं. These Q are the quartiles that divide the data into the 4 equal parts. और इसको Q2 इसलिए कहा जाता है because this one is a middle one and above it the values lies are Q3 and the below the values which lie below the Q2 is known as Q1. अगर हम Q1 और Q3 की डेफिनेशंस को देखें तो Q1 इज थॉट टू बी एज मीडियन, वो मीडियन जो कि लोअर हाफ यानी कि दिस लोअर हाफ का जो मीडियन होगा वो Q1 होगा और इसी तरह जो अपर हाफ का मीडियन होगा वो Q3 होगा. और द वैल्यू बिलो विच 25% ऑफ द डेटा लाइज और 1/4 ऑफ द डेटा लाइज. अगर हम लोअर वैल्यू का जो वो मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मीडियन 5, यानी कि यहाँ पर ये जो 5 है ये आ गया हमारे पास मीडियन. और अगर हम इस डेफिनेशन को देखें, द वैल्यू बिलो विच 25% ऑफ द डेटा लाइज, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके बिलो, इसके पीछे जो है वो 25% ऑफ द डेटा यहाँ पर लाई करेगा वाइल रेस्ट ऑफ द 75% डेटा लाइज हियर. एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट 1/4 ऑफ द डेटा लाइज, यानी कि अगर 1/4 ऑफ द डेटा देखें तो टोटल वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं 11, उसका 1/4 लें तो 2.75 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर 2.75 ऑलमोस्ट 3, यानी कि 3 वैल्यूज़ यहाँ पर बिलो लाई कर रही होंगी और वाइल रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ लाई यहाँ पर कर रही होंगी. सिमिलरली इन केस ऑफ Q3 अगर हम अपर हाफ का मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास Q3 आ जाता है विच इज़ हेयर 18. अब यहाँ पर 18 आ गया. अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, द वैल्यू अबव विच 25% ऑफ द डेटा लाइज और 1/4 ऑफ द डेटा लाइज. अब ये जो 18 है यहाँ से अबव जो है वो 25% ऑफ द डेटा लाई करेगा वाइल रेस्ट ऑफ द 75% लाइज इन द प्रीवियस रीजन. And 1/4 of the data lies mean 2.75% of the data lie यहाँ पर lie करेगा. After finding Q, find the interquartile range by subtracting the value of Q3 minus Q1 and we got 13. Now
इंटर क्वार्टाइल रेंज को फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं, इनर फेंसेस एंड आउटर फेंसेस। इनर फेंसेस और आउटर फेंसेस हमारे पास वो बाउंड्रीज सेट कर देती हैं कि अगर उन बाउंड्रीज के आउटसाइड कोई वैल्यू लाई कर देती है तो हम कहते हैं वो वैल्यू जो है वो आउटलायर होती है। ठीक है जी। इस एग्जांपल में अगर इनर फेंस को हम देखें तो इनर फेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 से, और आउटर फेंस को फाइंड आउट करने के लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 19.5। और अगर हम इनर फेंस में भी अपर और लोअर फेंसेस यानी कि अपर एंड लोअर बाउंड्रीज आ जाती हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें Q1 से जो है इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और Q3 से जो है इस वैल्यू को Q3 में जो है इस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास अपर एंड लोअर बाउंड्रीज, न्यूमेरिकल बाउंड्रीज आ जाएंगी जो आइडेंटिफाई करेंगी कि अगर डेटा पॉइंट यहाँ से आउटसाइड लाई करेगा तो वो आउटलायर कहलाया जाएगा। एक और पॉइंट कि अगर डेटा पॉइंट इनर फेंस की जो बाउंड्री है उससे आउटसाइड लाई करेगा तो उसको हम माइनर आउटलायर कहेंगे, और अगर आउटर फेंस की बाउंड्री से आउटसाइड लाई करेगा तो उसको हम मेजर आउटलायर कहेंगे। अब इस केस में देखा जाए इस वैल्यू को जो है वो हम पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ आती है। ये आ गया -14.5 और ये 37.5। अब इस केस में ये जो बाउंड्रीज है वो हमने सेट कर ली हैं, और ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स जो हमने देख लिया कि ये आपस में क्लोज हैं, बट द वैल्यू विच इज लाइज आउटसाइड फ्रॉम दीज बाउंड्रीज वी कॉल दैट दिस 38 is an outlier and we have to omit that outlier from the data. Not only this is an outlier, this is minor outlier because it lies the outside the boundary of inner fences. So in this way we can find the out. Now the parameters that are affected from the outliers, there are some direct and some indirect effect. डायरेक्ट इफेक्ट अगर हम देखें तो मीन पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है आउटलायर का। अगर हम डेटा पॉइंट देखें 1 2 3 इसका मीन फाइंड आउट करें तो मीन इसका आता है 2, बट इफ़ वी ऐड द आउटलायर लाइक 92, अगर हमने 92 इस डेटा पॉइंट्स में ऐड कर दिया और अगर अब हम मीन फाइंड आउट करते हैं दिस वन इज 25, अ ह्यूज डिफरेंस, तो कंक्लूजन और रिजल्ट जो है वो टोटली डिफरेंट आ जाते हैं, यानी कि आउटलायर जो है वो बहुत इफेक्ट कर रहा है मीन को। अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट को देखा जाए तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में मीन आता है। अगर मीन इफेक्ट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी ऑटोमेटिकली इफेक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर। और हम पीछे एग्जांपल में देख चुके हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो आउटलायर से इफेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल देखें विच कंसिस्ट ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स 1 2 3 4 एंड 100, अगर हम इसकी रेंज और मीडियन फाइंड आउट करते हैं, रेंज हम फाइंड आउट करते हैं तो रेंज हमारे पास 99 आती है और मीडियन इसका हमारे पास आ जाता है 3। लेकिन अगर हम